अब हम नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लॉ का जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहा है। इस टॉपिक को इतना वाइडली और अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है डिफरेंट स्कूल्स में। जैसे हम जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट स्कूल्स थे, हिस्टोरिकल स्कूल था, एनालिटिकल स्कूल था, सोशियोलॉजिकल स्कूल था, जितने भी नेचुरल स्कूल थे, जितने भी स्कूल्स थे, उन सभी के जूरिस्ट ने इसे एक अलग ही डेफिनेशन दी और एक अलग नज़रिए से, एक अलग पर्सपेक्टिव से इसे हमारे सामने रखा है। जैसे कि जो मोस्टली एनालिटिकल स्कूल वाले जितने भी जूरिस्ट थे जिनमें हम पढ़ते हैं, ऑस्टिन, बेंथम, हॉब्स, वो जितने भी थे, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को लॉ ही नहीं माना। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ लॉ। क्योंकि वो एक अगर आपने जो स्टूडेंट्स ढंग से पढ़ा हो तो एनालिटिकल स्कूल में ये कहा जाता है कि लॉ के पीछे सैंक्शन होना ज़रूरी है, कुछ पावर होनी ज़रूरी है जिससे उसको एनफोर्स किया जा सके। जैसे इंडिया में अगर हम आईपीसी फॉलो ना करें तो हमें सज़ा मिलेगी, अगर हम कोई और लॉ, कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स फॉलो ना करें तो हमें, हमारे पीछे सैंक्शन है, हमें वो, हम बाध्य हैं, वी आर बाइंड टू फॉलो दैट। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई जजमेंट देती है तो कोई कंट्री बाइंडिंग नहीं है उसे फॉलो करने के लिए। बस कुछ कंट्रीज उस पर प्रेशराइज करके, उस पर दबाव बना के उसे फॉलो करा सकती हैं, ऐसा कोई सैंक्शन नहीं है। तो इसी बेस पे, इसी बिना पे बहुत सारे जो एनालिटिकल स्कूल के जूरिस्ट थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया, क्लियरली ये डिफाइन किया है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ लॉ। उन्होंने इसे लॉ मानने से इनकार कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ सैंक्शन। कई ने जो इसे थोड़ा बहुत लिबरल थे उस स्कूल में, थोड़ा बहुत इसे लॉ मानने के लिए तैयार थे, उन्होंने इसे वीक लॉ माना है। जैसे प्रोफेसर स्टार्क की एक बहुत फेमस लाइन है, उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ। उन्होंने इसे कंपेयर किया था ब्रिटिश क्वीन से। और इन जो अपने इंडियन प्रेसिडेंट जिस पोजीशन पे है, उसी पोजीशन पे ब्रिटिश क्वीन है, तो वो क्योंकि डिफेक्टो पावर में नहीं है, वो डिज्यूरे जैसे अपने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डिफेक्टो पावर में नहीं होते। अगर एक्चुअल पावर जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, प्राइम मिनिस्टर, उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें होती है। तो उन्होंने उसी तरीके से कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ लाइक अ क्वीन, लाइक अ क्वीन। तो इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है, ये कहा प्रोफेसर स्टार्क। और जो भी इस स्कूल से आते थे उन्होंने से, किसी ने इसको हाफ लॉ कहा, किसी ने क्वाजी लॉ कहा है। क्वाजी कहते हैं जो विच इज़ नॉट कंप्लीट, नॉट अ कंप्लीट लॉ, उन्होंने क्वाजी लॉ कहा है। और अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन किया गया जो ऑस्टिन थे उन्होंने इसे मोरालिटी कहा है। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ पॉजिटिव मोरालिटी। उन्होंने इसे लॉ ही नहीं माना, उन्होंने इसे माना है कि ये कंट्रीज़ आपस में मॉरली कैजुअली यूज़ करने के लिए, मतलब उनकी मॉरलिटी ने, उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा ने उन्हें आवाज़ लगाई कि आप इसे मानिए तो वो मान रहे हैं, लॉ नहीं है ये। तो इंटरनेशनल लॉ इज़ अ पॉजिटिव मॉरलिटी, ये ऑस्टिन की लाइन है। इसे लॉ मानने वाले बहुत एक लिमिटेड जो स्टॉक था ज्यूरिस्ट का, उन्होंने इसे लॉ माना है। जैसे स्टॉक हुआ, स्टार्क हुए, ओपेनहेम हुए, ब्रायरले हुए, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को लॉ माना, जो बाद में पूरी कंट्रीज ने, क्योंकि ये मॉडर्न ज्यूरिस्ट थे, बाकी जो पहले जितने भी ज्यूरिस्ट थे वो सब क्लासिक ज्यूरिस्ट थे, वो मॉडर्न नहीं थे। उन्होंने एक टाइम से पहले तक के जो उनके रिसर्च थे उसके बेसिस पे थे, ये मॉडर्न थे। इन्होंने देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की नीड है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत ज़्यादा नीड है, ताकि ज़्यादा हम डिस्प्यूट्स को हटा सकें, वॉर तक कंडीशन ना जाए, जो ट्रेड है वो प्रॉपर रहे। तो इसके लिए उन्होंने उसको कहा कि ये ज़रूरी है, इंटरनेशनल लॉ को ज़रूरी माना। और इसमें जो मेन जो ज्यूरिस्ट थे वो स्टार्क, ओपेनहेम और ब्रायले थे। इन्होंने इसको बहुत प्रेशराइज किया। इंटरनेशनल लॉ के प्रोग्रेस में सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि किसी का योगदान है, तो उसमें इनकी अब ओपेनहेम और ब्रायरले, इन्हीं की डेफिनेशंस को हम ज़्यादा पढ़ते हैं, और इन्होंने ही इसको इतना वाइड अप्रोच दी है। अलग अलग डेफिनेशंस और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, लाइक रिकॉग्निशन,
और लॉ ऑफ सीज, लॉ ऑफ लैंड्स, लॉ ऑफ वॉर्स, इन सब चीज़ों को वाइड लेवल पे एलोबरेट और डिस्कस किया है। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को लॉ का दर्जा दिलाया है, जिसे बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ने भी कहा है कि इंटरनेशनल लॉ को लॉ माना जाए, जिससे कि हम उसे अच्छे से प्रिवेल करा सकें। चाहे उसके पीछे सेंक्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल एक यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम जब यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे, उसके ऑर्गन्स पढ़ेंगे, वो है, उसके थ्रू हम उसे फोर्स करा सकते हैं, उसके थ्रू हम बाइंड कर सकते हैं कि हम इसे इन्फोर्स करा रहे हैं। एक बहुत ही फेमस लाइन है जो लगभग जो भी इंटरनेशनल लॉ जिस भी कंपटीशन में आता है, जैसे नेट हो, क्लैट हो, या बहुत सारे और भी जो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में भी में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है, उसमें सब में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये हॉलैंड की बहुत ही फेमस और वाइडली एक्सेप्टेड एक लाइन है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये लाइन कही है हॉलैंड ने। हॉलैंड एनालिटिकल स्कूल से आते हैं, उनके अकॉर्डिंग सैंक्शन होना ज़रूरी है, और सैंक्शन नहीं है तो वो लॉ नहीं है, और लॉ नहीं है तो ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट, जो ख़त्म कर देगा पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस को ख़त्म करने का जो पॉइंट है वो इंटरनेशनल लॉ है। उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को इतना ये स्पष्ट कर दिया कि ये बिल्कुल इसको लॉ मानने के लिए तैयार नहीं है, ये लॉ हो ही नहीं सकता। तो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग तरीके से इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया है। इससे हम नेचर कैसे पता चलता है कि ये लॉ है या नहीं है, या वीक है या क्वाजी है, किस तरह का नेचर है। तो हम अगर इसको एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहें तो ये कह सकते हैं कि इन क्लासिक एरा, इन ओल्ड टाइम्स, जूरिस्ट ने इसे लॉ नहीं कंसिडर किया है, लेकिन इन मॉडर्न एरा, इन मॉडर्न टाइम्स, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एज ए लॉ, बिकॉज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, और टू डिक्रीज द डिस्प्यूट्स, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रेड, द इंटरनल रिलेशंस ऑफ द कंट्रीज, एंड टू ओबे द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लॉ इज वेरी मच नेसेसरी। तो इंटरनेशनल लॉ इज ए लॉ, इज ए स्ट्रॉन्ग लॉ, हम इसे स्ट्रॉन्ग लॉ मान सकते हैं। लेकिन अगर हम और इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन देना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज इट कंटेन नो एनी सैंक्शन विद इट, सो इट इज़ अ लॉ बट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज म्यूनिसिपल लॉज। इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग और एज एनफोर्सेबल एज म्यूनिसिपल लॉज। म्यूनिसिपल लॉज मतलब जो हमारे कंट्रीज में प्रिवेल करते हैं, लाइक आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, उनके जैसा इसका एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। बट हाउएवर इन एनी सिचुएशन इट इज़ अ लॉ, हम इसे लॉ ही मानेंगे। तो इस नेचर को और हम डिफाइन करने के लिए और अलग अलग जो जूरिस्ट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो जिन्होंने इसे लॉ माना है उन्होंने क्या किस तरीके से इसको बताया है, जिन्होंने इसे लॉ नहीं माना है उसमें हॉलैंड ने इसे इसके लिए क्या कहा है, प्रोफेसर ब्राउन ने इसके लिए क्या कहा है। मैंने अभी आपको बताया ब्राउन ने इसे क्वाजी लॉ कहा है ना, डॉक्टर स्टार्क ने इसे वीक लॉ कहा है, लेकिन लॉ माना है, वीक लॉ माना है। हॉलैंड ने इसे वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा है। तो अलग अलग पर्सन ने इसे अलग अलग तरीके से जो इसका नेचर डिफाइन किया है। मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इस मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के फादर कहा जाता है ह्यूगो ग्रोशियस को। ह्यूगो ग्रोशियस को मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का फादर माना जाता है। तो ये वो बहुत जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, मॉडर्न पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के जो फादर ह्यूगो ग्रोशियस को कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ वर्ड यूज़ करने का हमने बताया था कि सर जेरेमी बेंथम को जाता है टाइटल। उसी के साथ साथ जो हमने डेफिनेशंस बताई हैं इनका भी एक समझना जरूरी है। बस कॉन्सेप्ट समझ लेना काफ़ी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के अपनी लैंग्वेज में आपने उसको कैसे समझा अगर आप बता देंगे
मतलब इट इज़ नॉट वेरी मच नेसेसरी कि आप उसके कंपोनेंट्स और उसके कंटेंट्स और एक जो पर्टिकुलर बड़े बड़े वर्ड्स हैं वो भी डेफिनेशन में ऐड करें। अगर मेरे पास अगर ऐसी नोटबुक या कॉपी आती है तो मैं सिर्फ ये ना चेक करना चाहूँगा कि इनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं सामने खड़ा करके बताऊँगा, अगर कोई एग्जांपल दूंगा तो ये भी मुझे एक एग्जांपल दे दें, तो वो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ ये बता दे कि हाँ इस टॉपिक को और इस चीज़ को मैं समझ गया हूँ, इतना होना काफ़ी है। आप उसे रटने के लिए रटने का इतने कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि सिर्फ इन माय केस अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई और चेक कर रहा है तो शायद रटने की ज़रूरत हो सकती है, मे बी स्टिक टू अ पर्टिकुलर डेफिनेशन, बट आई विल से दैट यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग। आपको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, आप किसने क्या कहा ये तो याद रखने की चीज़ है, क्योंकि फैक्ट है। अब ये तो फैक्ट ही है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ क्या है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो ये जो हालांकि ये जो नोट्स हैं थोड़े बहुत जो मेरे लिए पता है, जब हम अगर लाइव क्लासेस कुछ होंगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि समझने की कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए डेफिनेशंस को और नेचर को। हम एक बार सोचने की ज़रूरत ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी जो फैक्ट्स हैं उनको तो हमें अच्छे से याद करने की ज़रूरत होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बेसिस, इंटरनेशनल लॉ का बेसिस क्या है, क्यों, हाउ इट गॉट क्रिएटेड, ये हम पढ़ेंगे।